अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं सुंदस खान। नाजरीन, इलेक्शन से पहले जमातों की लफ्जी गोलाबारी तो जारी है और किस किस जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 2024 के इंतखाबात में क्या पंजाब में अपना सिक्का जमा सकेगी या नहीं, और जमात इस्लामी का मंशूर जो है वो कितना आवाम के लिए मजबूत है। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अजहर सिद्दीक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर, और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है रहनुमा फरीद पराचा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहिएगा, आपकी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, उसके साथ साथ बानी पीटीआई भी उसमें है और दीगर जो आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, और उस्मान डार की वालिदा, उनकी अहलिया और इवन उस्मान डार के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आप क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वन साइडेड मैच हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का चेहरा जो है वो खुल के सामने आ गया है। जो हमारे एतराज़ात थे लाहौर हाई कोर्ट में, हमने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से ना लिए जाएं, और उसके खिलाफ जिस तरह इलेक्शन कमीशन रातों रात गया और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, और अब तो डाउट कोई रह नहीं गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बॉल है। हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से आपको नोटिस लेने का, सारे का। आप इसको देखिए, प्री पोल रिगिंग आप किस तरह देख रहे हैं। पहले गिरफ्तारियां, झूठे मुकदमे, वहां से बाद में निकली इमरान खान साहब को ना सजा दिलाएं, ना अहल करें। इलेक्शन कमीशन प्रोविडेंट फंडिंग से शुरू हुआ, और इलेक्शन इधर ही शुरू हुआ सिर्फ प्रोविडेंट फंडिंग के बाद तोशाखाना के केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर पार्टी का निशान, और पार्टी के निशान को भी इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है। यानी जिसके खिलाफ हमारे एतराजात है वो खुद ही उठाकर लेकर चला गया, खुद अपना मुद्दई भी खुद ही बन गया। और फिर अभी आपने देखा कि हमने वक्त से पहले बता दिया था कि क्या कुछ हो रहा है। हल्का जिस तरह में धांधली की, गड़बड़ की, और अभी आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे उम्मीदवार पकड़े गए, प्रपोजर, स्कैंडर, एक टीवी चैनल ने पूरी दुनिया की, बल्कि मैंने तो पूरी दुनिया से फोन सुने हैं, और इसके बैन अवी तौर पर भी रिपोर्टें तैयार हो रही है। ये साबित कर रही है कि ये प्री पोल में पाकिस्तान तरीके से आपको इलेक्शन से बाहर है। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्शन का बाइकआउट अभी भी हमने नहीं किया। हम इस सारे मामले में अपीलें का रेमेडी अवेलेबल है, अपीलें अपनी जगह प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट से हमने इंतजार की है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। हम हर फोरम पे मामला लेके जाएंगे। और आप सिर्फ देख लीजिएगा, मैं मैं खुद कैंडिडेट हूँ 121 और 122 का, तो मेरे जो प्रपोजर है स्कैंडर, उनको कितना तंग किया गया, किस तरह वो पहुंचे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और NA 122 में सब कान खोल के सुन लें, सब लोगों को जो है प्रोग्राम कि उसमें इमरान खान ही कैंडिडेट है। हालांकि मैंने भी कागजात दाखिल कराया, इलेक्शन वही लड़ेंगे। और क्या किया देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ एक अनोखी बात डाली है कि पाबंदियां बाकायदा जो है फ्रीज हो गई थी 30 नवंबर को। किसी ने मिली भगत के साथ वो चैलेंज की, ना पाकिस्तान तहरीक साहब को पार्टी बनाना, किसी और को पार्टी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का चेहरा जो है वो आप कह रहे हैं कि खुलकर सामने आ गया। मैं नसीर साहब बताएगा कि आपने जो है वो बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त जो है वो दायर की थी, मतलब किस बेस पर आपने दायर की और उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद भी कर दिए गए हैं? शुक्रिया जी। पहले तो मैं यहाँ पे जो आपने हमारे कानूनी माहिर बुलाए में अजहर सिद्दीक साहब, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि NA 122 से जहाँ से खान साहब के कागज़ मुस्तरद हुए हैं वहाँ पर इनके कागज़ एक्सेप्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ PTI के और 2 वकला थे जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी थे, लेकिन उनके बतौर MNA इसी हल्का से अपने कागज़ एक्सेप्ट हो चुके हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि NA 122 के अंदर हमने बानी तहरीक इंसाफ पे जो इतराज़ उठाया था वो ये था कि उनका जो तईद कुनिंदा है वो उस हल्के से नहीं है। इनके खान साहब के कागजात के अलावा तकरीबन 8 और PTI के कैंडिडेट हैं जिन सब के कागजात यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं, और सब के कागजात ठीक हैं। उनके तईद कुनिंदा, उनके तजवीज़ कुनिंदा, सारे लोगों ने तकरीबन 24 के करीब ये जिन्होंने कागज़ जमा कराए हैं और जिन्होंने तईद की है या तजवीज़ दी है, सब के कागजात ठीक हुए हैं। सिर्फ एक ही फ़र्द है, वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि इन कागजात को मुस्तरद कराने में हमारी एप्लीकेशन का इतना हिस्सा नहीं है जितना इनके नॉमिनेशन फिल करने वालों का है। सो पहली बुनियाद तो इनकी ये बनी।
दूसरी बुनियाद ये बनी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक्स चेयरमैन आज भी कन्विक्टेड है, वो एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं, जिसकी बिना पे ये दूसरी वजह बनी उनके कागजात रिजेक्ट करने की। हालांकि हमारे पास इतराज़ात लगाने के लिए 7-8 और भी नुकात थे, लेकिन हम उस पर नहीं लगाए। हमें ये पता था कि इनका फैमिली ट्री मुकम्मल नहीं है। सारे पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक, कि इनकी फैमिली में एक ऐसे मेंबर भी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए हुए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की एक्टिविटी सरगर्मियाँ की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वो भी एक इन पे इतराज़ बनता था, लेकिन हमने वो भी किया। हमने कोई ऐसा ज़ाती इतराज़ इन पे नहीं किया, हमने बिल्कुल कानूनी नुकात के मुताबिक इन पे इतराज़ात किए और वो दोनों इतराज़ात हमारे एक्सेप्ट हुए और उसकी बुनियाद पे इनके कागज़ वहाँ से रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन हैरत की बात मैं जो पहले भी एक शेयर कर चुका हूँ कि इसके अंदर इनके तमाम वो वकला जो इनके लिए बहस कर रहे थे वो खुद भी कैंडिडेट हैं और उन सब के, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल हैं, उन सब के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं। उन्हें बंदे भी ठीक मिल गए, उनको ये भी पता चल गया कि हल्का बंदी कहाँ से ख़राब हुई, कहाँ से ठीक हुई। उनके लिए किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक फ़र्द के लिए दिक्कत आई है, वो थे एक्स चेयरमैन जिनके कागजात नामजदगी नामंजूर हुए हैं, वो इस मुल्क के जो हैं प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जी जी, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आपको ये जवाब मिल जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन के बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसके मुताबिक आपने कागज़ फिल करने हैं वो आप कागज़ ना फिल करें, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि जिसके मुताबिक आपने जो उसके ज़रूरी लवाजमात पूरे करने हैं और आइन और कानून पे आपकी के किरदार को, शख्सियत को पूरा उतरना चाहिए, आप उससे बरी ज़ुबान नहीं हो सकते। आज इस हल्का के अंदर 23 से ज़्यादा लोगों के कागजात एक्सेप्ट हुए हैं, तो उसका मतलब सब ने कागजात ठीक फिल किए हैं। उसमें तकरीबन आधे लोग तो आपके ख्याल में ऐसा लग रहा है कि उनके कागजात जो थे वो ठीक नहीं थे इसलिए नामंजूर हुए हैं, यानी दीगर लोग आपने कहा कि वो सारे पाकिस्तान को पता है। और फिर एक और बात बताते चले, अजहर सदीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने उस दिन कोर्ट के अंदर खुद 2 बंदों के दोबारा से तईद कुनिंदा और शनाख्त कुनिंदा के दोबारा नए तईद कुनिंदा शनाख्त कुनिंदा के पेपर दिए हैं। इसका मतलब जब आप वंस नए बंदों के पेपर देते हैं तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो पहला हमारा तईद कुनिंदा था वो हमारे हल्के से नहीं था। तो मुझे ये बताएं, आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि एक शख्स जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो, 4-5 दफ़ा इलेक्शन भी लड़ चुका हो, और वो फिर उसके बाद जानबूझ के इस तरह के कागज़ फिल करे कि उसके अंदर तईद कुनिंदा उसके हल्के का ना हो, तो इससे मुराद तो फिर ये ली जा सकती है कि ये शायद खुद चाह रहे थे कि लाहौर से इनके कागज़ मंजूर ना किए जाएं, वरना कितना मुश्किल था 15 लाख 12 लाख की आबादी में से 2 बंदों को ढूंढना। इनके पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स को बंदे मिल गए, इनको हल्का भी पता चल गया, इनको एग्जैक्ट इलाके से बंदे भी मिले, अगर नहीं मिले तो इमरान खान साहब के लिए नहीं मिले, बाकी सबके लिए मिल गए। जी ठीक है, फरीद पराजर साहब आप बताइएगा कि जमात इस्लामी की इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या हिकमत अमली जो अपनाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इंतखाब में बड़े भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 266 हलकों में से 231 में हमारे कागजात नामजदगी दाखिल हैं और सूबाई 595 में से 538 हलकों में हमने कागजात दाखिल करवाए हैं। तो हम एक भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। बर वक्त हमारा मंशूर आया है, किसी और पार्टी का मंशूर नहीं आया। हम अपने कन्वेंशन कर चुके हैं, लोगों के पास जा चुके हैं, और वो जो आम आदमी के मसाइल थे, जब महंगाई थी, जब यहाँ पर बिजली के कमर तोड़ बिल आ रहे थे, तो बाकी जमातें अपनी सियासत का कुर्सी का खेल खेल रही थी, जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी। हमने हड़तालें की अपील की, कौम ने हमारी अपील पर लब्बैक का, हमने जो है वो रैलियाँ निकाली। गज़ा के मामले पे जो एक इंसानियत का मामला है, कोई पार्टियों को तौफीक नहीं हुई कि अवाम के जो जज्बात हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए सड़कों पे आए। जमात इस्लामी ने ये काम भी किया। हम अब ये समझते हैं कि इंतखाब का शफाफ होना, गैर जानबदाराना होना, मुनसिफाना होना, ये एक आइनी जिम्मेदारी है। इस आइनी जिम्मेदारी के कस्टोडियन इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके कस्टोडियन जो है वो निगरान हुकूमतें हैं। और अब इम्तिहान, जहाँ एक तरफ इम्तिहान हो रहा है सियासी जमातों का,
वहाँ इम्तिहान जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है, निगरान हुकूमतों का भी है और वोटर का भी है। और ठीक है, ये इंतखाबात बात का शफाफ होना आपका कहना है कि आइन की जिम्मेदारी है। फैसल मीर साहब, सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बन रहा है, मुस्लिम लीग नून, MQM और GDA को साथ मिलाना चाहती है, ये कितना अलार्मिंग है? मौजूदा सिचुएशन में आप क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इसको अपना चैलेंज समझती है? देखें, जो सिंध में हो रहा है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लिए किसी किस्म का वो चैलेंज नहीं है। ये 0+0+0+0 इज़ इक्वल टू 0। ये GDA या जितनी भी ये जमातें वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, ये माजी में भी इकट्ठी होती रही हैं और इनका किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकलता रहा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कागजात नामजदगी लाहौर से एक्सेप्ट हो गए हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवाज़ शरीफ के घर वाले हलके से इलेक्शन लड़े हैं और वो एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, उसको नवाज़ शरीफ के घर में घुस के मारेगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मैं नवाज़ शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि वो लाड़काना में इलेक्शन लड़के दिखाए। इनकी अगली 20 नस्लें लाड़काना से इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और नवाज़ शरीफ ने जो जिस तरह ये बैसाखियाँ लेकर इक़्तिदार में माजी में आता रहा है कंधों पर सवार होके, उसी तरह इमरान खान साहब कंधों पर सवार होकर आए थे और उनको अब कंधों से गिरा दिया गया है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं और इमरान खान साहब, इन दोनों को के लिए जो कंधे वो इस्तेमाल करते रहे हैं, उन कंधों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसे अपने बलबूते पर इक़्तिदार में आना चाहिए। इस मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ को जिस कंधे पे भी वो सवार होकर आएंगे पटक कर ज़मीन पर मारेंगे और हमेशा के लिए हम इन्हें लाहौर एयरपोर्ट पे जिस दिन सी ऑफ करेंगे, दोबारा लंदन जब जाएंगे वापस ये, तो उस दिन हम लाहौर में चिरागा भी करेंगे। ठीक है, तो आप कहना है कि इन जमातों का कोई असर आपकी जमात पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी। अजहर सिद्दीक कहेगा कि पहले तो ये कि मियां नसीर ने जो कहा कि बानी चेयरमैन जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए उनके कागजात जो है वो नामंजूर किए गए। दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने नजरसानी की अपील जो है वो दायर कर दी है। तो क्या बल्ले का निशान अब भी दोबारा खतरे में है? हाँ, ताल्लुक है। देखिए, बुनियादी तौर पर समझिएगा, ये गलत कहा इन्होंने कि सिर्फ इमरान खान साहब के इस बुनियाद के ऊपर, सरदार लतीफ खो साहब के साहबजादे खुरम खोसा के भी इसी बुनियाद के ऊपर, सेकेंडर के ऊपर ये ऐतराज हुआ क्या इलेक्शन कमीशन की बदली थी। इलेक्शन कमीशन रात के अंधेरे में बैठकर ये नई पोलिंग की तैयार की और इनकी मर्जी के बंदों को लाकर वो हमें पता ही नहीं था। हमें जब पता चला तो हमने उस वक्त कहा कि अगर ये वाला मामला है तो ये टैग, और दूसरा जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी है, लेकिन वकील में भी हमने चीज जाना है। तो ये वाला जो एतराज है ना सेकेंडर का, वो जान के रखा गया कि टेक्निकल आए, उसको हम अपील में चैलेंज कर रहे हैं। हमने क्या चाहता है फिर क्या कि आपने का एफिडेविट दिया फाइल का, बता दे, साबित कर दे कि हमें पता था ये रात के अंधेरे में जो बात की गई है। और अल्टीमेटली सेकेंडर के लिए 2 नाम हमने और दे दिए कि या तो पूरी बताए 22 करोड़ आप तैयार खड़ी हुई है, ये बात हुआ है कोई 10 लाख 20 लाख इनके वोट निकाल के, बाकी तो पूरी कौम जो है अगर शाम से आप इलेक्शन हुए तो 2-2.5 फीसद से मुकाबला जीत जाएंगे। अगली बात जो है ना कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, उसका काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। वो तो मैं हैरान हूँ, वो बड़ी हैरानगी होती है कि ये शहबाज शरीफ साहब को आग लगी पड़ी है। किस बात की आग लगी है जी? ये मुल्की जायदाद है, मुल्की जायदाद का उसका तो मसला होता है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बैठ है, पाकिस्तान की सबसे संपूर्ण बात है, उनका इससे क्या ताल्लुक? वो बैठ के तुम आके इलेक्शन लड़ो, तुम तो बैठ के बने हुए टेल के पोली टेल यहाँ बैठ के लोगों के साथ बैठकर 17 सियासी जमातों के साथ बैठ के जो बातें डालते रहे हो, जो बैठकर इस मुल्क का इकॉनमी का फट्टा बिठा दिया है, महंगाई कहाँ से कर ले गए है, 17 महीने की ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मियां नसीर साहब, बल्ला वापस मिलने पर नून लीग इतनी तनकीद आखिर क्यों करे? इसकी क्या वजह? आप लोग तो ये कहते थे कि हमें मतलब दूसरी जमात की हिमायत करते कि उनके इंतखाबी निशान उनसे वापस जो है वो नहीं लेना चाहिए, तो फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इतना गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है? देखिए जी, बतौर सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि तमाम जमातों को और तमाम लीडरशिप्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन इस इजाज़त का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद आप आइन और कानून को बिल्कुल बलाताग रखते हुए चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से करने की कोशिश करें। इनका इंटर पार्टी इलेक्शन इन्होंने कराया, वो एक इलेक्शन के नाम पर इन्होंने मजाक किया है।
इनके अंदर ही 3 से 4 ग्रुप बने हुए हैं जिन्होंने इतराज़ात किए थे कि जो पीटीआई का अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ, और हम भी उसके अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते थे जो उनके अंदर लोग अदालतों में गए, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने इनको सिर्फ ये कहा कि आप अपने इलेक्शन को शफाफ बनाएं, अपने इलेक्शन को ठीक करें, तब आपको ये निशान दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर एक शहर से एक अदलिया उठती है और सारे पाकिस्तान पे एक फ़ैसला ऐसा इम्पोज करती है जो सारे पाकिस्तान के अंदर सियासत को मुतासिर करता है। सो हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि तमाम पार्टियां लड़ें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक लड़ें। अभी यहाँ पे इन्होंने बात की, फैसल साहब ने कि जी N 127 के अंदर बिलावल साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, तो वो इनकी ये बात बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब के मुतरादिफ है। PMLN लाहौर के अंदर से अल्लाह के फजल करम से जहाँ से इनके चेयरमैन साहब इलेक्शन लड़े हैं, पिछले 33 साल से वो सीट मुस्लिम लीग नून के पास है और वो सीट लोगों की मोहब्बत और चाहत की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून के पास है। ये बिलावल भुट्टो साहब भी लड़ लें, जरदारी साहब भी आके लड़ लें, जो ये करना चाहते हैं आगे कर लें। इन्होंने लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपया यहाँ पे बर्बाद किया, लोगों के घरों में जा के लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन के अंदर पहली दफ़ा उस ज़माने में वीडियोस बाकायदा चली जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने पैसे बांटने की कोशिश की। तो हमने तो 25-30 साल से पीपल्स पार्टी को भुगता भी है, इस शहर में देखा भी है। तो इंशाल्लाह वो PTI हो या वो पीपल्स पार्टी हो, लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून का था और है और इंशाल्लाह रहेगा। और रही ये अभी हज़रत सईद साहब ने कहा खान साहब N 122 से लड़ना चाह रहे हैं, तो हम उनको खुश आमदीद कहते हैं जी। वो अगर कानूनी तौर पे अदालत उन्हें कहीं बहाल कर देती है, वैसे उन्होंने होना नहीं है, ना ही इस तरह का पहले कभी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन ये वही N 122 है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ 2018 के अंदर खान साहब इलेक्शन हार के गए। हमने यहाँ से इलेक्शन जीता, हमारे MPs ने यहाँ से इलेक्शन जीता। आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड्स के हुए 10 की 10 वार्डन की सीट्स हमने जीती, ये एक भी नहीं जीत सके। सो ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने एक ड्रामा रचाया, वरना ये मुमकिन है कि अजहर सदीक साहब खुद उनके वकील हैं, इनके अपने कागज़ एक्सेप्ट हो गए, लतीफ़ खोसा साहब के कागज़ एक्सेप्ट हो गए हैं, सारे जहान के कागज़ एक्सेप्ट हो गए हैं, चेयरमैन जो PTI हैं उनके कागज़ रिजेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये उन्होंने जानबूझ के लाहौर के इलेक्शन से राह फरार हासिल की है कि इनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े। अगर ये आज वहाँ पर इलेक्शन लड़ ले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये लाहौर का वो हल्का है जहां इन्होंने लोगों के कारोबारों को बंद किया, जहां इन्होंने लोगों के घरों को आग लगाई, जहां इन्होंने सरकारी अमलाक को जलाया, जहां इन्होंने शोहदा की यादगारों को मसमार किया। तो लोग इस हल्के के कैंट के डिफेंस के रहने वाले लोग इनसे नफरत करते हैं कि इन्होंने हमारी आम जिंदगी को, यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है। सो ये यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये जितना मज़ीद बहाना करते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ देने की कोशिश भी की। तो मेरे आज ये बात आप याद रख लें, इन्होंने रिलीफ नहीं लेना क्योंकि ये लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और बहाना बना के यहाँ से दौड़ना चाहते हैं। कि मियां नसीर कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब कह रहे हैं, तो इनका तो इंतखाबी निशान शेर है, तो इनको पता नहीं किस चीज़ के ख्वाब आ रहे हैं। अभी हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था, 20 सीटों पे MPA के इलेक्शन हुए, 17 सीटों पे नून लीग ने इबरतनाक शिकस्त खाई। ये किस चीज़ के ख्वाब देख रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं है। शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ से MNA थी जहाँ से चेयरमैन साहब इलेक्शन लड़े हैं। मैं यहाँ पे MNA का कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी का चेयरमैन साहब से पहले। शाइस्ता परवेज़ मलिक सबसे पहले हल्का छोड़ के भागी क्योंकि उनको नजर आया था कि यहाँ से नून लीग किसी सूरत में नहीं जीत सकती। उसके बाद अली परवेज़ मलिक साहब ने यहाँ पे अटैम्प्ट की, वो भी हल्का छोड़ के भागे। इस वक्त इस हल्के में हर मरतबा ये नया कैंडिडेट देते हैं और अब अता तावड़ साहब आए हैं। हाथ कंगन को RC क्या 40 दिन है और इससे ज़्यादा तो दिन है नहीं है। अगर आप लोग इतना अगर आपको कॉन्फिडेंस होता तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा लड़ती ना इलेक्शन, यहाँ पे खड़े होकर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करती, अली परवेज़ मलिक साहब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते। हम इस हल्के में मुस्लिम लीग नून को ऐसी अबरतनाक शिकस्त देंगे, मॉडल टाउन में हराएंगे इनको। इस हल्के में मॉडल टाउन साथ आता है और 40-33 साल से ये कह रहे हैं।
मॉडल टाउन एच ब्लॉक की छत से आपको बहार कॉलोनी के अंदर बच्चे बिलखते रोते गंदा पानी पीते नजर आते हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बात ये है कि जो वजीर आजम 4 मरतबा जो शख्स वजीर आजम रहा है, जो शख्स 4 मरतबा वजीर आजम रहा है, उसके हमसाये में जो शख्स 4 मरतबा वजीर आजम रहा हो, उसके हमसाये में बच्चे गंदा पानी पीते हों और गलीज कीड़ों वाली जिंदगी गुजारते हो, उस पार्टी के सरबराह जो छत के ऊपर से खड़ा होकर देख सकता है अपनी पीछे की आबादी को कि वहां पे क्या गुर्बत, नंग और भूख है, उस शख्स को शर्म आनी चाहिए ये दावा करने से पहले कि मैं 4थी मरतबा वजीर आजम बनूंगा। 4 मरतबा ये खानदान वजीर आजम रहा है, 4 मरतबा ये खानदान वजीर आजम रहा है, और अपने हमसायों में ये साफ पानी नहीं दे सका। इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की खाक करनी है, ये इनके लिए नून लीग के लिए पंजाब एक मनी मेकिंग मशीन है, यहां से पैसा बनाते हैं और लंदन में फ्लैट बनाते हैं, और नवाज शरीफ को हम दोबारा वापस एवन फील्ड के फ्लैट में पहुंचा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है मॉडल टाउन के हल्के में जो शिकस्त देंगे, आप क्या कहेंगे मेरा से? जी सॉरी, इन्होंने भी जो बातें की, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को मॉडल टाउन के हल्के में शिकस्त देंगे, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा ही होगा क्या? देखें जी, मैं फैसल भाई को ये कहना चाह रहा हूँ, ये खुद भी यहाँ पे इन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, बड़े ही पैसे बांटे इन्होंने, लोगों को बड़ा खरीदो फरोख्त यहाँ पे की, के बावजूद ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सके। अब मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से इन्हें ऑफर करता हूँ कि सिर्फ 10,000 वोट, कौमी असम्बली का ये हल्का जहाँ 5.5 लाख पिछले इलेक्शन में, ये बिलावल भट्टो साहब सिर्फ 10,000 वोट में इनको मैं खाना खिलाऊंगा, इनको मैं देसी पाए खिलाऊंगा, चने खिलाऊंगा, लाहौरी नाश्ता इनको कराऊंगा। अगर सिर्फ 10,000 वोट बिलावल भट्टो साहब इस हल्के से ले लें, 33 साल हो गए मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे बैठे हुए, सिर्फ इसलिए कि हमने इस शहर की खिदमत की है, हमने इस शहर में मेट्रो बनाई है, रिंग रोड बनाया है, कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। आज मैं पूरे पाकिस्तान में, मैं कराची भी जाता हूं, मैं फख्र के साथ खड़े होकर कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को लाहौर बनाऊंगा। हम सीने पे हाथ रख के कहते हैं, तान के कहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा खूबसूरत और बेहतर शहर बनाएंगे। ये पाकिस्तान में कहीं कह सकते हैं कि जी हम पाकिस्तान को लाड़काना बनाएंगे? जब ये लाहौर में खड़े होकर आके बात करते हैं कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनाएंगे, तो लोगों को ये बड़ा ख्वाब लगता है। जमात इस्लामी नो डाउट अवाम के लिए बहुत काम करती है, लेकिन उन्हें दीगर जमातों की निस्बत वोट कम मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या वोट बैंक जो है वो आपका क्यों इस तरह कम है? देखिए ना, इस मुल्क के अवाम के साथ ये सारी जमातें जो जमातें नहीं हैं, ख़ानदानी बादशाहतें हैं, और आप नाम ले लें तो आपको पूरा एक ख़ानदान, उनके बेटे, उनके नवासे, जो भी है, यानी पूरी एक ख़ानदानी बादशाहतें चल रही हैं। इन्होंने सिवाय दुख दर्द देने के कुछ नहीं दिया। अगर आज पाकिस्तान में गुर्बतें हैं, अगर आज पाकिस्तान में कर्ज़ों की मईशत है, अगर आज आप IMF के गुलाम हैं, अगर आज पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, चाहे वो मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, और चाहे इस मुल्क के अंदर जहाँ पे सारा साल सूरज निकलता है, सारा साल दरिया बहते हैं, सारा साल हवाएं बेरोक टोक चलती हैं, वहाँ 60 रुपये यूनिट बिजली खरीदने पे अवाम मजबूर हैं, तो उसके जिम्मेदार वो पार्टियां हैं जो बार बार इख्तिदार में रही हैं या फौजी हुक्मरान है। यानी इस मुल्क के अवाम ने जुर्म क्या किया है? हम इसी बुनियाद पे अवाम के सामने आए। हम लोगों को कहते हैं कराची में हमें मौका मिला, इन्होंने बात की है कराची की, 3 लाख वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, 9 लाख वोट के साथ हाफिज नईमुर रहमान मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था। वहाँ जो कुछ इन्होंने किया वो अभी सामने है। अब मैं ये बात करता हूँ, वहाँ नेमतुल्लाह खान ने जो काम किया, वहाँ जो अब्दुस्तार अफगानी ने काम किया, वहाँ जो आज सड़कें हैं, कॉलेज हैं, शाहराहें हैं, ओवरहेड ब्रिज हैं, पार्क हैं, वो सारे ट्रांसपोर्ट चलती रही, वो सारे का सारा वो काम है कि जो नेमतुल्लाह खान और अब्दुस्तार अफगानी ने किया। हम मंशूर भी दे रहे हैं, हम बगैर हुकूमत के खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत की जो है जमात खिदमत कर रही है। ठीक है नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अजहर सदीक साहब बताएगा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जो है अदालत की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया जाता है तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जो है वो 9 मई से रिलेटेड जो 12 मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार किया है। तो क्या लग रहा है कि क्या उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से जिस तरह के बयान लिए, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, कुछ ने इंटरव्यूज़ दिए, कुछ ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने जमात बदल दी, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जब इस तरह का कोई बयान देंगे तो उसके बाद उन्हें रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। अगर कोई जमहूरी जमात पाकिस्तान पीटीआई के बाद जमात इस्लामी भी जमहूरी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। अलॉट ऑफ रिगार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियां हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस कॉन्टेक्स्ट में हरफे तरकीब मिलाना मैं नहीं समझता ये मुनासिब नहीं होगा। अब आगे आते हैं कि ये सारा जो कुछ है ना, ये 17 सियासी जमातें इकट्ठी थी जिन्होंने बैठकर ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स कोalition की बल्कि जो कुछ कौम के साथ जातियां की है वो भी रिकॉर्ड मौजूद है और उसका नुकसान क्या हुआ आपको ये समझना है। कभी मुझे ये बताया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बच जाए 9 मई का, तो ये 9 मई के वाकया का मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है? आप दहशतगर्द कहना शुरू कर दो, भाई जाकर पहले एक अदालत से फैसला लें, जब चाहते पेश करें। आप इतने 6-7 महीने में क्या कर सके? आप 3 महीने में आप ये लोग बैठे हुए थे, मां सिवाय उस वाक़े को इस्तेमाल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना, तोड़ना और उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी बता दे कौन सा नहीं है ऐसा आदमी रही है कि जिसको इस तरह कर जो इनके साथ चला जाए और वो इस्लाम कबूल कर लिया, या वो तहरीक इंसाफ पार्टी में चला जाए या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैबिनेट में और वो ये उनके साथ इत्तेहाद करते फिर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ने पाला, आज से नहीं पाला। 85 का प्रोजेक्ट है, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। यानी 3 दफा पहले वजीर बल्कि दिया गया मुल्क को, वो मुल्क को ये एक मोटरवे लेकर चलाके मारते रहते हैं। बिजली का हाल आपने देख लिया, 70 रुपए यूनिट तक जा पहुंचा है। वो मोटरवे भी क्या, मोटरवे का क्या है, यानी वो है क्या? उसमें इतनी करप्शन पे मेट्रो और इसमें 350 अरब के प्रोजेक्ट में दिया गया इस मुल्क को, उस मुल्क को कर्जे देके कहां से कहां लेके है। आपने क्या तालीम दी? हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तालीम दी। 16 के दिनों में भविष्य कहां से कहां उठाकर लेके चले गई है और यही रास नहीं आया कि ये जो अदला बदला चलता रहा ना इनका, एक दफा उसकी बारी, एक दफा वो उसकी बारी, वो बारियां हो गई है खत्म। ठीक है, वो बारियां खत्म हो गई है। आपका पॉइंट आ गया। मिनसिर, आप बताएगा कि आप समझते हैं कि आपकी जमात की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि MQM और जो दीगर जमातें हैं उनके साथ जो है आप सीट एडजस्टमेंट की बात करें, जैसे IPP हो गई, तो ऐसा क्यों मतलब किया जा रहा है आपकी जमात की जानिब से? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत पे यकीन रखती है और हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर बिलखसूस कराची में MQM की जड़ें हैं और वो इस शहर के अंदर एक मजबूत सियासी पार्टी रही है। और ना सिर्फ हम सिंध के अंदर सिर्फ MQM बल्कि फंक्शनल लीग और बाकी भी दीगर सियासी जमातें सवाए पीपल्स पार्टी के और PTI के जो दीगर जमातें हम इंशाल्लाह उनसे सिंध के अंदर इत्तेहाद भी करेंगे, बलूचिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जितनी सियासी पार्टियां हैं सिवाय एक पार्टी के, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सियासी अमल को किसी न किसी शक्ल में तक़वियत दी है, वो मिसाक जमहूरियत की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। ये जो अभी यहाँ पे बार बार बात की गई कि शाह महमूद के साथ उनको बार बार क्यों गिरफ़्तार किया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ मिस हैंडलिंग होनी नहीं चाहिए। वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर्स भी रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के अंदर माशी तौर पे और माशरती तौर पे जो हमारा पॉलिटिकल स्टफ था उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं बल्कि एक फ़ितने की बुनियाद रखी है और वो फ़ितना ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ शरीयत करके गया है उसने पाकिस्तान को माशी, माशरती और सियासी तौर पर जो अक्ल फ़हम थी उस पूरे स्टफ़ को उन्होंने ख़राब किया है। मुझे बताया ना, इस मुल्क के अंदर कभी ये हुआ था जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा इक़्तिदार से हटाया गया, बेनज़ीर की शहादत हुई, लेकिन किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि अपने सरकारी इमलाक को जलाया जाए और घराओ जलाओ की कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू की जाए। अब यहाँ पे खान साहब बानी तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं कि जब आप मुझे पकड़ेंगे तो लोग फिर ऐसा रिएक्शन देंगे। तो मुझे ये बताएं कि जब आप अपने बंद कमरों में बैठ के
एक लोगों के जज्बात को उभारेंगे, जब आप टीवी पे आके लोगों को ये कहेंगे कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो आप पाकिस्तान की इदारों पे हमला कर दें। ये इदारे किसी फ़र्द के तो नहीं हैं, ये किसी एक शख्स के तो नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम के इदारे हैं और वो हर सियासी पार्टी वो किसी से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो उनके लिए इनका यकसा एक स्टेटस है। लेकिन तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और सिर्फ अपनी ज़ात को महफूज रखने के लिए और अपनी ज़ात की इस महफूज रखने की साजिश में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो एक पॉलिटिकल लॉर्ड थी जो तैयार हुई थी उसको ख़राब कर दिया, सिर्फ अपने मकासद की तकमील के लिए। सो आज अगर वो चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, देखिए सब जमातों ने फ़ेस की है, ज़ालक दौर में भी फ़ेस हुई, मुशर्रफ दौर में भी हुई, अब माशाल्लाह अदवार के अंदर हर एक ने फेस किया। लेकिन ठीक है, 24 करोड़ आवाम के ये इदारे आपने ये कहा है। फैसल मीर, आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने यानी कि अपने मंशूर जो दिया है 5 साल में तनख्वाहें दुगना होंगी, गरीबों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो ये मंशूर तो दे दिया गया है, क्या ये मंशूर जो इलेक्शंस के बाद मुकम्मल होता हुआ भी नजर आएगा? जी, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले मियां नसीर साहब को एक जेंटलमैन प्रॉमिस करना चाहूँगा। इन्होंने जो बात मुझे ऑफ़र की, मैं उन्हें ऑफ़र करूंगा कि अगर 1,10,000 से कम वोट्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी लेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो मियां नवाज़ शरीफ बड़े शौक़ से खाते हैं, ओजड़ी हो गई, सिरी पाए हो गए, खद्दे हो गई, वो सारी मैं इनको खिलाऊँगा। जब दूसरी जो आपने बात की कि मंशूर के ऊपर हम अमल दरामद करें, कैसे करेंगे, तो आपके सामने है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके सामने दुनिया का एक सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम इन प्रोसेस है और बड़ी कामयाबी से इंटरनेशनल इदारों ने बताया कि ये आइडियल प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का दिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूथ के लिए एक यूथ कार्ड अनाउंस किया है कि जब बच्चा तालीम मुकम्मल करके निकलता है तो जो जिस पीरियड में उसको 1 साल के लिए अगर जॉब नहीं मिलती तो उसको स्टाइपेंड मिलेगा। ये भी एक प्रैक्टिकली उसी तरह पॉसिबल है जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। मजदूर कार्ड पीपल्स पार्टी दे रही है, अगर तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैटर्न पे ही दे रही है कि अगर कोई मजदूर बेरोज़गार होता है और उसको ये ज़्यादातर उसको फ़ायदा होगा जो नॉन रजिस्टर्ड या कच्चा मुलाजिम जिसको कहते हैं, ये उनको फ़ायदा होगा। तो तमाम मजदूरों को भी जिस तरह ख़वातीन को, गरीब ख़वातीन को रजिस्टर कर रहे हैं, मजदूरों को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, मजदूरों को भी जो है रजिस्टर किया जाएगा। फरीद पराचा साहब, आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे दीगर जमातों को एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन से, क्या आपकी जमात को भी एतराज़ात है? लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी जमात को मिल रही है या नहीं मिल रही? देखिए, हम यानी मुनसिफाना इंतखाब चाहते हैं, कोई भी जीत जाए, और उस लिए हम पूरे तजावीज़ भी दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे भी हैं, और हम ये समझते हैं कि किसी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर कहीं फेवर हो रही है या कहीं मुखालफत हो रही है तो वो इस तरह से ना हो कि जिससे पूरा हमारा इलेक्शन का सारा अमल ही मशकूक हो जाए। बाकी मैं ये बात कहूँगा कि जी ये जो इंतखाबात के लिए मंशूर हमने दिया था, अब सियासी जमातें उन्हीं मंशूर में से कोई चीज़ें निकाल के, हमने 300 यूनिट हमने कहे थे, यूथ पार्लियामेंट हमने कही थी, यूथ को कर दे हमने कहे थे बिलासूद, और इसी तरह बाकी हम ये समझते हैं हम सारी वो मराहत ख़त्म करेंगे कि जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया है, क्या हक बनता है कोई, चाहे वो अफसरान हैं, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हैं या जुडिशरी के हैं, कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियां और उसके साथ भारी मुशाहरे, हम ये सारी मराहत ख़त्म करेंगे। और फिर वाकया अगर कोई तब्दीली आती है तो वही तबका ला सकता है कि जो खुद करप्ट ना हो, जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना हो, जो पढ़े लिखे हो, जो दीन को समझते हो, दुनिया को समझते हो, अल्लाह से डरते हो। ये नैब वगैरह को तो चक्कर दिया जा मुल्क में इस सकता वक्त है। सिचुएशन चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या 2024 के इंतखाबात आपको साफ और शफाफ नजर आ रहे हैं? हमें तो अभी कई यानी इसमें लग रहे हैं कि इंतखाब तो शायद बर वक्त हो, लेकिन क्या वो इंतखाब काबिल कबूल होंगे, वो शफाफ होंगे, उस पर अभी कई सवालिया निशान हैं। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुरखरू होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुरखरू होना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज।